करण का घर आज पूरी तरह सूना हो चुका था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। श्राद्ध कर्म की सारी विधि पूरी हो चुकी थी। उसे अब घर में सिर्फ खामोशियाँ और सूनापन काटने को दौड़ रहा था। 13 दिन पहले ही तो संध्या की खुशी, उसका पैरों में घुंघरू बांध कर नाचना, साथ ही उसका खिलखिलाकर हंसना, रूठना सब मौजूद था। इस घर में करण को हर जगह संध्या की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। रसोई घर में, पूजा घर में, अपने बेडरूम में। लेकिन जैसे ही वह भ्रम से निकलता है तो उसे फिर से पूरा घर खामोश, सूना और अजीब सा दिखने लगता है। करण बहुत घबरा जाता है। वह अपनी पीछे की जिंदगी में चला जाता है और संध्या के साथ बिताए दिनों को याद करने लगता है। करण और संध्या की शादी लव मैरिज ही थी, लेकिन अपने परिवार वालों को मनाकर शामिल कर लेता है। 2 साल बाद पता चला कि संध्या एक बहुत ही गंभीर बीमारी कैंसर हो चुकी है, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुका था और बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पर आ गया था। संध्या की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने जब बताया तब करण के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर शादी किए हुए ही कितना समय हुआ था? मात्र 2 साल। डॉक्टर से राय विचार लेने के बाद करण उसे विदेश ले जाना चाहता और संध्या को हर संभव कोशिश कराना चाहता है बचाने की, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कौन जानता है। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, फिर इलाज कहाँ से हो पाता? दिन ब दिन बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही थी। डॉक्टर करण को समझाते हैं, इसे बचा पाना बहुत मुश्किल है और आपका विदेश जाना भी शायद असफल ही रहेगा। इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनो। संध्या जब तक है उसे बहुत खुश रखो। उसे कोई परेशानी वाली बात ना बताया करो और ना ही उसे परेशान होने दो। इससे ही उसकी ज़िंदगी थोड़ी और बच सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर तो सोच में पड़ गया। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। संध्या को यह बात बता भी नहीं सकता, बताए भी तो कैसे? डॉक्टर ने अभी अभी मना किया। बताता भी तो क्या बताता? तुम अब इस दुनिया में कुछ दिनों की मेहमान हो। नहीं नहीं, मैं संध्या को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने संध्या का रिपोर्ट अपने ऑफिस में ही छुपाकर रख दिया। संध्या अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कथक की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे देखकर ही तो करण उसका दीवाना हुआ था। वही अदा से झूमती हुई, उसी से तो प्यार हो गया था, जिसे देखने के लिए वह उसके डांस टीचर तक से दोस्ती कर लिया था। और जब भी मौका मिलता संध्या को देखने किसी न किसी बहाने से पहुंच जाया करता था। उसकी हर एक अदा घायल करने वाली थी। उसका डांस करना एक्सप्रेशन जैसे लगता था। वह पूरी तरीके से अपने घुंघरू की धुन में खो जाया करती थी और मैं बाहर बैठा अपने दोस्त से बात कम और उसे ज़्यादा निहारा करता था। उस समय तक संध्या मुझे जानती नहीं थी। बस छुप छुप कर चुपचाप देखने का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। मुझे सामने से जाकर बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। एक दिन करण संध्या को हिम्मत करके प्रपोज करता है। उस दिन भी संध्या डांस क्लास ही गई थी। जब वह निकलने लगती, रास्ते में उसे करण रोककर अपने दिल की बात बता देता है, जिसे सुनकर पहले तो संध्या को बहुत गुस्सा आया। अपनी गाड़ी को तेज करके जल्दी से वहाँ निकल जाती है। बहुत डर और घबरा जाती है। करण भी कहाँ हार मानने वाला था। अब तो हर दिन किसी न किसी बहाने संध्या से बात करने व और मिलने की कोशिश करने लगता है। करण का इस तरह पागलपन की हद तक प्यार करना संध्या को भी मजबूर कर देता है करण के लिए सोचने को। वैसे भी करण देखने में हैंडसम था ही, किसी चीज़ की कमी नहीं संध्या को। और क्या चाहिए था
प्यार करने वाला, एक सच्चा जीवन साथी, यह सब करण में था। हार कर एक दिन संध्या उसे हाँ कर देती है। फिर क्या था, दोनों ने अपने परिवार वालों को भी मना लिया। खूबसूरती में दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। साथ ही साथ करण का बिजनेस भी अच्छा था। परिवार वाले मिलकर खुशी खुशी दोनों की शादी करवा देते हैं। दोनों की जोड़ी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही थी। दोनों तरफ के परिवार वाले भी बहुत खुश थे। सभी बड़ों का आशीर्वाद और प्यार भी मिल चुका था। और क्या चाहिए था एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। उस दिन करण और संध्या कितने खुश थे। अपने घर आकर दोनों का दिन कैसे बीत जाता करता पता ही नहीं चलता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही करण का बिजनेस उन दोनों के बीच आने लगता है। बिजनेस बढ़ता गया, करण अपने काम में उलझता गया। करण तो संध्या दिन भर अकेली बैठी बैठी करण का इंतजार किया करती। उसके बिना उसे कोई काम करना भी अच्छा नहीं लगता था। करण जब घर आता देखकर उसके शरीर में फुर्ती आ जाती और उठकर अपना सारा काम किया करती फटाफट। करण कभी कभी संध्या के साथ मस्ती मजाक भी कर लिया करता था। संध्या का काम और भी आसान हो जाता था। हंसी मजाक के बीच कब निपटा लेती थी अपना काम, पता ही नहीं चलता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से करण आते ही बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। काम के सिलसिले में कभी फ़ोन आता, कभी अपनी फाइल चेक करता रहता, तो कभी अपने बिजनेस का लेखा जोखा करता। यहाँ तक कि खाने की टेबल पर भी करण अपने मोबाइल पर लगा रहता था। संध्या अक्सर उसे समझाया करती थी, करण खाते समय फ़ोन का यूज मत करो, कम से कम खाना तो आराम से खा लो। अब इतना भी टाइम नहीं तुम्हारे पास कि हम दोनों साथ में बैठकर खाना शांति से खा सकें। संध्या मेरी जाने मन समझा करो, मैं यूं ही नहीं लगा रहता। फ़ोन पर सारे काम के बिजनेस मैसेज और कॉल आते रहते हैं। 1 मिनट भी लेट किया रिप्लाई करने में तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मैं जानती थी करण ना चाहते हुए भी फ़ोन अपने पास रखने को मजबूर था। बिजनेस जो इतना बढ़ गया था, जैसे तैसे 6 महीना बीत जाता है। एक दिन संध्या का सर चक्कर और उल्टियाँ आने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास जाती, चेकअप करा के बताती कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर संध्या बहुत खुश होती और शाम को अपने पति करण को सरप्राइज़ देना चाहती है। दोनों मिलकर एक खुशी को एंजॉय करने का प्लान बना रही थी कि अचानक किसी का कॉल आता है। संध्या का फ़ोन बजने लगता है। कॉल करण का ही था। खुशी से झूमते हुए बोलती है, करण आज तुम मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर वाली केक लेकर आना। क्यों, ऐसा क्या है आज? कुछ नहीं, लेकिन मैंने बोला तो लेकर आना है। जो हुकुम बेगम साहिबा जी, बोलता हुआ अपने काम की बातें करके फ़ोन रख देता है। शाम को करण केक लेकर पहुंचता। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी संध्या आगे बढ़कर कहती है, आज यह केक मेरे आने वाले बच्चे के पापा मम्मी के लिए काटेंगे। यह सुनकर करण बहुत खुश होता है। क्या बात कर रही हो संध्या, तुम सच कह रही हो? क्या मजाक है? नहीं नहीं करण, मैं सच कह रही हूँ। आज सुबह ही डॉक्टर से दिखाकर आई हूँ। उसने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, अब तो बच्चे के पापा को समय निकालना होगा दोनों के लिए। और ऐसा ही हुआ। करण काफ़ी बदल चुका है। हर समय हर काम में संध्या के साथ खड़ा रहता। डॉक्टर के पास भी जब जाना होता तो साथ लेकर जाता। अपने होने वाले बच्चे के लिए पिता का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभा रहा था। तभी तीसरे महीने में अचानक एक दिन संध्या का बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। करण और संध्या
दोनों बहुत दुखी होते हैं। दोनों की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जो सुनहरे सपने देख रहे थे बच्चे के आने की, सब धूमिल हो जाता है। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। करण बच्चे की गम को भूलने के लिए अपने काम में फिर से बिजी हो जाना ही बेहतर समझता है और खुद को इतना बिजी कर लेता, पहले से भी ज़्यादा। कहते हैं ना, मर्द को कितना भी दर्द हो वह रोता नहीं। यही हाल था करण का, वही संध्या का रो रो कर बुरा हाल था। अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी अपने अजन्मे बच्चे को खोकर। संध्या भी अब अक्सर चुप और उदास रहा करती। करण के साथ बातें करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने कामों में ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त देखकर कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने लिए भी जॉब ढूंढने लगती है। करण को जब पता चलता है तो पूछ लेता, संध्या तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो? किसी ने बताया मुझे। हाँ करण, मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाया करती हूँ। वैसे भी जिंदगी ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, इसका गम मैं भूल नहीं पा रही हूँ। इसलिए भी अपने आप को व्यस्त करना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो एक डांस टीचर बनना चाहती थी, क्यों नहीं अपना खोल लेती? घर बैठे काम भी कर लोगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। वैसे भी तुम्हें घुंघरू के साथ डांस करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ करण, अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरा मन काफ़ी बदल गया है। अब मुझसे वह सब नहीं होगा। संध्या की बातों से उसका अकेलापन, दुख दर्द सब छलक कर बाहर आ रहा था। दोनों कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। दोनों अपना अपना दर्द छिपाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। तभी करण बोलता है, संध्या एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे ही ऑफिस आ जाया करो या फिर साथ चला करो। बिजनेस इतना बढ़ गया है कि अकेले काम संभालना बहुत मुश्किल होता है। ऑनलाइन काम है, तुम बैठे बैठे कुछ तो हेल्प कर सकती हो। वैसे ही किया, संध्या ऑफिस जाना शुरू कर देती है। इसी बहाने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम निपटाकर करण के साथ ऑफिस निकल जाया करती थी। काम तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता संध्या के लिए, लेकिन खुद को बिजी रखने के लिए अपने आप को काम में उलझा के रख दी थी। 6 महीने तक सब ठीक ठाक ही चल रहा था। दोनों अपने दुख से भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। तभी अचानक एक दिन घर में संध्या का तबीयत बिगड़ जाता है, जिसका रिपोर्ट करण ऑफिस में छुपा कर रखा था। लेकिन करण संध्या से कब तक छुपा सकता था? करण एक बार फिर अपने बिजनेस से कुछ दिनों के लिए बाहर निकलता है, संध्या के साथ समय बिताने के लिए। संध्या को दोबारा करण में आए बदलाव नज़र आ रहा था। करण, तुम अपना काम ऐसे छोड़कर मेरे साथ घर पर कुछ ज़्यादा ही समय नहीं बिता रहे हो, क्यों? इसलिए कि मैं ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली हूँ। संध्या तबीयत खराब होने के बाद एक दिन जिद कर ऑफिस चली जाती है। उसी दिन उसका हाथ वह रिपोर्ट लग जाता है। संध्या, तुम्हें कैसे पता चला? करण, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। याद करो, तबीयत खराब हुई थी, उसके 2 दिन बाद मैं ऑफिस गई थी। उस दिन डॉक्टर का रिपोर्ट मेरे हाथ लग गया था, जो तुमने मुझसे छुपा कर रखा था। मैं उस दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही कि तुम मुझे खुद बताओगे मेरी बीमारी के बारे में, लेकिन तुम तो छुपा रहे हो और सारा दुख दर्द खुद झेल रहे हो। मुझे इतना भी हक नहीं दिए तुमने कि तुम्हारा दर्द मैं बांट सकूं। क्यों क्यों नहीं बताए तुमने? प्लीज़ संध्या, बस करो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। करण, डॉक्टर ने कहा? क्या कहा? लास्ट स्टेज पर हूँ, कितना दिन और जिंदा रहूँगी। प्लीज़ संध्या, ऐसी बातें मत कहो। अभी अभी हम दोनों ने अपना बच्चा खोया है। अब दोबारा इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें खो दूँ। कभी नहीं। रोने वाला करण फूट फूट कर रोने लगता है।
संध्या करण का मन बहलाने के लिए बोलती है, करण, अच्छा यह बताओ तुम दूसरी शादी कब कर रहे हो? आज मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे जाने के बाद दूसरी शादी करोगे। पागल हो गई हो क्या? बकवास कर रही हो? तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकती कि आज मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ। संध्या, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी जगह मुझसे ले सके। ना कभी ऐसा मैं किसी को दूंगा और ना ही कोई ले सकता है। और मुझे माफ़ करना, तुम्हारा यह वादा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर करण गुस्से से बाहर निकल जाता है। संध्या बेजान सी होकर अपने हॉल में लगे सोफे पर लेट जाती है। ईश्वर की लीला कोई नहीं समझ सकता। क्या क्या सपने हम दोनों ने साथ मिलकर देखे थे। वक्त का यह कैसा मंजर है कि धीरे धीरे सारे सपने टूटते, सारी खुशियाँ बिखरती जा रही हैं। संध्या बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन करण के सामने इस बात को जाहिर होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए खुद को संभालने की कोशिश करने लगती है। करण भी तब तक लौट आता है। दोनों जैसे तैसे करके रात का डिनर करते हैं और कमरे में सोने चले जाते। दोनों सोने का नाटक करते रहे, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात भर आंखों में आंसू झरते हुए कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इधर बिजनेस भी ठप पड़ा था। करण दिन रात संध्या के साथ ही साय की तरह लगा रहता। इस कारण घर में पड़े सारे पैसे भी खर्च होते जा रहे थे। इलाज इतना महंगा था कि बहुत जल्दी सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। दोनों घर बैठे आखिर कितने दिनों तक घर चलाते। बिजनेस खराब हो चुका था। बस एक फ्लैट बचा था, वह भी शायद करण के हाथ से जाने वाला था। संध्या के इलाज के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। फ्लैट बेचने की बात संध्या सुन लेती है। करण, या मैं क्या सुन रही हूँ? तुम मेरे इलाज के लिए अपना फ्लैट तक बेच दोगे? तुम्हारे लिए मुझे अपने शरीर का कोई भी अंग बेचना पड़े तो बेच दूंगा, या फ्लैट क्या चीज़ है। लेकिन संध्या, तुम यह याद रखो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी बीमारी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। करण, तुम भी अच्छे से जानते हो बीमारी मेरे शरीर में पूरा फैल चुका है। अब मैं लास्ट स्टेज पर खड़ी हूँ। मैं अब इलाज करवा कर थक गई हूँ और घर बेचकर तुम मेरा इलाज करवाओ या नहीं देख सकती। क्या तुम मेरा एक वादा पूरा करोगे? प्लीज़ संध्या, अब तुम फिर दोबारा दूसरी शादी की बात मत करना। मैं कभी नहीं करने वाला, सुन रही हो? तुम नहीं तो अच्छे से सुन लो, आज लास्ट बार बता रहा हूँ। मेरा फैसला कभी नहीं बदलने वाला। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में दूसरा कोई नहीं आ सकता। जीवन साथी बस एक होता है, और जो तुम हो। अच्छा बाबा, मैं अब कभी नहीं बोलूँगी। कोई वादा मत करो। बस मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ बाहर लेकर चलो। करण, प्लीज़, हम दोनों की लास्ट निशानी अपने फ्लैट को मत बेचो। बहुत सारी प्यारी यादें भी जुड़ी हैं इस घर से। मेरा इलाज अब पॉसिबल नहीं है, और अब जो बाकी की ज़िंदगी है हॉस्पिटल और डॉक्टरों से दूर करके इलाज से छुटकारा दे दो। सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ रहो। इसी बहाने हम दोनों कहीं घूम भी आएंगे। संध्या फूट फूट कर रोती हुई बोलती है। करण की आर्थिक स्थिति नहीं थी कि पूजा को बाहर घुमाने ले जाता, लेकिन फिर भी उसने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लिए और संध्या को लेकर घूमने चला गया। हर एक याद को अपने मोबाइल में कैद करता गया। संध्या भी करण के सामने अपने आंसुओं को छिपाए हुए बेहद खुश नज़र आ रही थी। दोनों हाथ में हाथ डालकर पूरा शहर आनंद लेती हैं। घंटों घंटों बैठकर समुद्र की उठती लहरों को देखा करती। सनसेट सनराइज मूवी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने दिल की सब कुछ सन लेना चाहती थी। संध्या क्योंकि दोनों जान रहे थे कि यह
हम दोनों के लिए आखिरी समय है। साथ साथ जागने का या लम्हे फिर कभी शायद ना आए। संध्या का मन हो रहा था काश घुंघरू भी साथ लेकर आती, पैरों में बांधकर मदमस्त होकर एक लास्ट बार अपने डांस में खो जाती, जिसे देखकर ही करण मुझ पर फिदा हुआ था। दोनों एक दिन बैठे हुए अपने प्रेम कहानी को याद करते हैं, उन लम्हों को अपनी यादों में एक बार फिर से जी लेते। संध्या करण के साथ और करण संध्या के साथ 15 दिन बाहर घूमने के बाद दोनों घर पहुंचते हैं। संध्या कुछ दिनों तक ठीक रहती, अचानक तबीयत बिगड़ जाता। हॉस्पिटल ले जाते समय दोनों को एहसास होने लगता है कि अब आज बिछड़ने वाले हैं और संध्या को कोई भी नहीं बचा सकता। संध्या रास्ते भर करण से एक ही बात करती रही, करण मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, वादा करो मुझसे। मैं जानती हूँ तुम मेरे जीते जी कभी वादा नहीं करोगे। यह सुनकर कहीं समय से पहले ना मर जाऊँ मैं, लेकिन अब तो मरने वाली हूँ। अब कुछ नहीं होगा, मुझे बता दो, शायद मरते मरते भी मुझे शांति मिल जाएगी। तुमने मुझसे बेपनाह मोहब्बत किया, इतना ज़्यादा प्यार और इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ पकड़े पकड़े संध्या कब गहरी नींद में चली जाती है, करण को भी नहीं पता चलता। डॉक्टर आकर जब उसे देखता तब करण को पता चलता संध्या अब इस दुनिया में नहीं रही। आज संध्या को गए हुए 1 साल से ऊपर हो रहा था। अपने घर में करण चुपचाप और उदासी भरी जिंदगी संध्या की यादों में गुजार रहा है। आज करण संध्या का वादा भी पूरा कर देता है। दूसरा जीवन साथी के रूप में संध्या के साथ बिताए यादों के उसकी घुंघरू को, अपनी जिंदगी के हसीन लम्हों की यादों को अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए चुनकर। दोस्तों, इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं, जो अपने जीवन साथी के लिए अपना सर्वस्व छोड़ न्यौछावर करने को तैयार था। प्यार हर किसी को नहीं मिलता। दुनिया में जिसे सच्चा प्यार मिलता वह बहुत किस्मत वाला होता है। हर किसी के किस्मत में सच्चा प्यार नहीं लिखा होता।